सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की बात करते हैं। सो फर्स्टली मैं ये वीडियो बना रही हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। सो जब मैंने वीडियो सर्च किया इन टॉपिक से रिलेटेड तो यूट्यूब पे बहुत कम ये सब वीडियो मिल रहे थे। सो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है अभी 9th से 7th से, सो मैंने सोचा है कि इससे पहले मैं इंग्लिश आप लोगों का जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करती जाऊँ अपने स्टडीज़ के साथ में। सो मैंने इसके लिए जो है पहले रेनेसा से स्टार्ट किया है, यानी इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट से। सो आई थॉट कि मैं आज रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों चैप्टर फटाफट फिनिश करूँगी, एक साथ दो दो चैप्टर करके स्टार्ट करना है। सो मैंने ऑलरेडी इसके कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं और मैं फिर नोट्स के साथ ही स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे रेनेसा। सो लेट्स गो। सो बेसिकली जो हमारा रेनेसा है वो अर्लियर मॉडर्न टाइम में स्टार्ट हुआ था। इसको अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है। रेनेसा का टाइम पीरियड वैसे तो अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 1300 से लेके 1600 होता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश लिटरेचर इसकी स्टार्टिंग 1500 टू 1600 हुई थी, क्योंकि फिर इंग्लिश लिटरेचर रिफॉर्म में रेनेसा के धीरे धीरे आया था। सो रेनेसा को तो हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्टली अर्ली रेनेसा, सेकेंड हाई रेनेसा एंड थर्ड लेट रेनेसा। सो जो अर्ली रेनेसा है वो 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, हायर रेनेसा जो है वो 15th सेंचुरी में, और लेट रेनेसा जो है वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। सो जो टर्म रेनेसा है वो पहली बार फ्रांच हिस्टोरियन जूले मिशेल ने यूज़ किया था। ठीक है, ये आप की पॉइंट मैं आप लोग को पहले फटाफट बता रही हूँ ताकि अपने एग्ज़ाम में आप ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करके लिख पाएँ। सो ये पहली बार फ्रेंच हिस्टोरियन ने यूज़ किया था जिनका नाम था जूले मिशेल। नेक्स्ट पॉइंट है रेनेसा स्टार्टेड इन द लेट 13th सेंचुरी ऑफ फ्लोरेंस। रेनेसा जो है वो लेट 30th सेंचुरी के फ्लोरेंस में स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड विद द राइटिंग ऑफ द डांटे एलिगिरी एंड द पेट्रार्की डिवाइन कॉमेडी। सो जो पेट्रार्की की डिवाइन कॉमेडी है उससे रेनेसा का स्टार्ट हुआ था। सो पहले तो हम थोड़ा सा रेनेसा का मतलब जानते हैं, और नॉर्मली रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ कह सकते हैं या रिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जब हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्लैक डार्क पीरियड कहा जाता है, उस टाइम पे जब ढेर सारे पोप्स का और ढेर सारे पादरीज वगैरह जो हैं हमारे, उनका जब अत्याचार बढ़ गया था, तो उसके बाद में जब कहते हैं ना कि जब वॉर स्टार्ट होता है तब यूनिटी होती है और तब एक रिफॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि पोप जो थे उनका कुछ ज़्यादा ही रूल बढ़ गया था, तो इसलिए रेनेसा है वहाँ पे, यानी रिफॉर्मेशन आया। किसके अंदर रिफॉर्मेशन आया? कंट्री के अंदर रिफॉर्मेशन आया। इस चीज़ से रिलेटेड किस रिलीजियस फील्ड में? रेनेसा बेसिकली हमारा आर्ट और लिटरेचर फील्ड में रिफॉर्मेशन है। ठीक है, और रिफॉर्मेशन जो हमारा एक और नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा रिलेटेड है रिलीजन से। तो रेनेसा एक बदलाव है आर्ट और कल्चर में, ये भी एक मेन पॉइंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर 15th सेंचुरी रेनेसा स्प्रेड फ्रॉम द फ्लोरेंस टू इटली एंड लेटर इन द यूरोप। तो पहली बार जो है रेनेसा वो फ्लोरेंस में फैला, फ्लोरेंस से वो इटली में फैला, उसके बाद वो जर्मनी में। अब देखिए फ्लोरेंस की एक स्टोरी क्या है। फ्लोरेंस की स्टोरी ये है कि फ्लोरेंस जो कि हमारे यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट है, तो यहाँ पे जब आक्रमण हुआ, किनका आक्रमण हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों का आक्रमण हुआ जिसे बताते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, कुश्तुनतुनिया पे जो है टर्की अटैक हुआ पहले तो जब कुश्तुनतुनिया पे टर्की अटैक हुआ तो उसके बाद वहाँ के जो लिटरेचर थे, जो राइटर्स थे, वो अपनी बुक्स वगैरह लेके वहाँ से निकले, वहाँ से भागे। तो वो भाग के कहाँ पहुँचे? कुश्तुनतुनिया के थोड़े से आप दूर जाएंगे तो वहाँ पे इटली है, वो इटली जाके पहुँच गए, और कुछ लोग वहाँ से जो है यूरोप की तरफ चले गए। तो जो लोग इटली की तरफ गए वो अपनी बुक्स लेके वहाँ पे गए थे, वो राइटर्स अपनी बुक्स लेके वहाँ गए थे, तो वहाँ उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसके बाद में उन्होंने आर्ट और लिटरेचर का रिफॉर्मेशन किया और वहाँ पे ये सब चीज़ें स्प्रेड हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस टाइम पीरियड जॉन्स ग्लूटेनबर्ग इन्वर्टेड प्रिंटिंग प्रेस। देखिए बहुत बड़ा ये पॉइंट है, इसको आप लाइट में नहीं ले सकते। इसको इसलिए मत याद करिए क्योंकि जॉनसन्स ने प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ किया था। इस एक प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन आपका दिया है। ये आगे चल के चैप्टर में रिफॉर्मेशन में भी आपको पता चलेगा कि वाकई में प्रिंटिंग प्रेस का रोल क्या है।
प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो रिफॉर्मेशन के लिए जब इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पहली बार इन्वेंट कर दिया, इंग्लैंड में एक्चुअली पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट हुआ था, लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो ग्लूटेनबर्ग है, इन्होंने एक अलग प्लेस पे इसका जो जर्मनी में है इसका इन्वेस्टमेंट किया था। अभी तक ये बाकी कंट्रीज़ में आया नहीं है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। फिर तो पहली बार जर्मनी में इसका हुआ। जॉन्स जो है वो जर्मन के रहने वाले थे। फिर उसके बाद जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि रेनेसा जो है फर्स्ट इस पहला रीज़न क्या था रेनेसा के स्टार्ट होने का, क्योंकि रेनेसा जो है वो फॉल ऑफ कॉन्टेपोली, जो कॉन्टेपोली का फॉल हो गया, जिसमें आए टर्की किसके ऊपर, कुश्तुनतुनिया के ऊपर। उन्होंने कॉन्टेपोली जो है ये कुश्तुनतुनिया का पुराना नाम है, ठीक है। कॉन्टेपोली कुश्तुनतुनिया का पुराना नाम है और यहाँ पे इन्होंने टर्की ने अटैक कर दिया इसकी कैपिटल पे। और नेक्स्ट फिर हमारा है तुर्की के अटैक के बाद सभी जो है इटली स्कॉलर्स जो है वहाँ से निकल गए यूरोप की तरफ और अपने मेन स्क्रिप्ट जो है मैन्यूस्क्रिप्ट को लेके गए थे वहाँ से। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैन्यूस्क्रिप्ट लेके गए। फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमनिज्म है, फ्री थॉट है, साइंस है, म्यूजिक है, सेल्फ अवेयरनेस है। तो ये सब कैरेक्टर हैं इसकी, यानी जो रेनेसा के टाइम पीरियड में कैरेक्टर ये था कि फ्री ऑफ थॉट लोग थे। उसके बाद में यहाँ पे साइंस थी, म्यूज़िक था और सेल्फ अवेयरनेस था। फिर यहाँ के कुछ स्कॉलर्स थे, आपके स्कॉलर्स जो थे वो पेट्रियार्क थे और गटरमैन बर्ग थे, मिशेल डी मॉन्टेन एक्सेट्रा। देखिए राइटर्स आपको एक दो मेंशन करने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल आप सिर्फ कथाएं लिख रहे हैं तो फिर इसमें नंबर आपका उतना गेन नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि बीए में नंबर कमाता है, आप वो पॉइंट नहीं लिखते ना जो एग्जामिनर को चाहिए। अगर आप वो पॉइंट लिखें जो एग्जामिनर को चाहिए तो आप भी 80 to 85 स्कोर कर सकते हैं। सो यस, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो हमने नॉर्मली देख लिया रेनेसा के 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब इसकी कुछ एजेस थी, जरा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। ये आप उसको नोट कर सकते हैं कि रेनेसा जो है ये कुछ एजेस में बटी थी। पहला एलिजाबेथन एज, जो एलिजाबेथन एज है वो 1558 से 1663 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जैकोबीन एज, ये 1603 से 1629 तक। और उसके बाद आया हमारा कॉर्लिन एज। कॉर्लिन एज जो है वो 1625 से लेके 1649 तक रहा। फिर उसके बाद में हमारा आया कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660 तक। देखिए अब इन एज का मतलब क्या है। एलिजाबेथ का मतलब है वहाँ पे एलिजाबेथ क्वीन का रूल होगा, इसलिए वो उसे एलिजाबेथ एज कहा गया। जैकोबीन एज, देखिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जैकोबीन एज क्या है। एक्चुअल में यूरोप में जब रिफॉर्मेशन हो रहा था, रेवोल्यूशन वहाँ का हो रहा था, तो जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था तो वहाँ पे जो लुई 16 हैं उनके बाद जब उनको ग्लूटन किया गया, यानी उनका गला जब फांसी लगाई गई, हाँ तो उनको ग्लूटन कर दिया गया। उसके बाद में वहाँ पे सत्ता पे आए थे जैकोबिन्स, तो उस एज को कहते हैं जैकोबिन्स। अब देखिए लिटरेचर का जो है आपका जो पूरा हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं सर्कल में होता है। इसमें सोशल रिफॉर्म्स, यानी अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका योगदान इन सब पीरियड्स में, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसका योगदान हिस्ट्री में। तो सब चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से साइकिल की तरह जुड़ी है जो एक पॉइंट पे आके वापस मिलेगी, ठीक। जैकोबिन एज हो गया, वैसे ही कॉर्लिन एज है, वैसे ही कॉमनवेल्थ पीरियड है, ठीक। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ह्यूमनिज्म इन रेनेसा क्या है। सो देखिए बेसिकली आपका ह्यूमनिज्म जो है वो 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ह्यूमनिज्म जो है चर्च पावर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुआ, ठीक है। ह्यूमनिज्म जो है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग है। यहाँ पे लोगों को बताया गया कि आप इन सब चीज़ों के अलावा आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो लोगों का खुद से एक तरीके से इंटरेक्शन करवाने वाले जो लोग थे वो ह्यूमनिज्म कहलाए रेनेसा पीरियड में। स्टूडेंट ऑफ ह्यूमनिज्म और टीच ह्यूमनिस्ट, तो ह्यूमनिस्ट को जो पढ़ाते थे लिटरेरी वही हो गए। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ये लोग पढ़ाते थे, जैसे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गई, टू मेक स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देमसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द बिलीव दैट मैन हैड ब्यूटी, वर्थ एंड डिग्निटी। और जो ह्यूमनिज्म था वो बिलीव करता था कि इंसानों के अंदर उनके खुद की एक ब्यूटी और डिग्निटी है, ठीक। फिर 14th सेंचुरी में जब चर्च की पावर जो है वो कम हो गई,
धीरे धीरे 13th सेंचुरी में पहले बढ़ी, फिर अचानक से उसमें फॉल आ गया। क्यों? क्योंकि लोग फिर खुद के साथ इंटरेक्ट करने लगे। भाई ये सब ह्यूमनिज्म आ गया तो इंसान ऑफकोर्स अपने साथ इंटरेक्ट करेगा। फिर सेल्फ थिंकिंग स्टार्ट हो गई। सेल्फ थिंकिंग स्टार्ट हुई कि मतलब यार मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैमिली। तो जब लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं तो वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ, जिसके बाद में कुछ वैल्यूज़ दी गई, मनी को ज़्यादा वैल्यू दी गई 14th सेंचुरी में। देखिए 13th सेंचुरी में आपको चर्च को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, और 14th सेंचुरी में जो है वो हमारा किसको वैल्यू दी गई है? मनी को वैल्यू दी गई है। उसके बाद आता है हमारा फेडरलिज्म। ठीक, फेडरलिज्म आएगा तो फेडरलिज्म घट जाएगा। ठीक, फिर प्रीस्ट पावर बढ़ जाएगा। फेडरलिज्म देखिए, यानी एक इंडिविजुअल की जब स्वतंत्रता कम हो जाती है तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म का कम होना। ठीक है, तो जब आपका मनी का पावर बढ़ेगा तो भाई पादरी लोग आएंगे, कहेंगे भैया देखो ऐसा है, हम इन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं, आपने गुनाह किया है, लोगों को मारा है, आप अब सिन हो गए, पापी हो गए, आपको इसको कम करना है, तो इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, जो पोप होते थे वो प्रायश्चित बेचते थे कि भैया आलू के भाव में है, प्रायश्चित ले लो आप भी। तो लोगों को उस टाइम पे इतना ज़्यादा ये पता नहीं था कि प्रायश्चित ऐसे बेचने से नहीं मिलता है, क्योंकि चर्च के बाइबल और एक इंडिविजुअल के बीच में एक मीडिएटर था जो कि पोप था, कैथोलिक था वहाँ का, और वो जो बाइबल का जो मोटिव था उसको गलत तरीके से स्प्रेड कर रहा था। तो भाई यहाँ पे फेडरलिज्म घटा और प्रीस्ट की पावर बढ़ गई। और जब ऐसा हुआ उसके बाद ही ह्यूमनिज्म का फिर से स्टार्ट हुआ। देन राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म फिर से स्टार्ट हुआ और लोगों को पढ़ाया जाने लगा क्लासिक लर्निंग के बारे में, बुक्स को पढ़ाया जाने लगा। भाई एक लिटरेट आदमी को ही नॉलेज होगी कि हकीकत क्या है। इलिटरेट को आप कुछ भी कहें भाई नारियल में भगवान है तो वो भी मानेगा ना। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए ही लर्निंग का स्टार्ट हुआ, क्लासिकल लर्निंग का स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट बने ह्यूमनिज्म के। ह्यूमनिज्म कहते हैं ना, आप अगर कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स करने जाते हैं तो कहते हैं कि ह्यूमनिज्म का सब्जेक्ट है, यानी आर्ट और कल्चर का सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए ह्यूमनिज्म के। ठीक, फिर सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश, साइंस और फिलॉसफी हो गई आपकी। और कुछ चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे इसमें दांते की डिवाइन कॉमेडी है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपका रिवोल्यूशन में, रेनेसा के। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, फिर क्वेश्चन बैंक से कुछ चीज़ें और आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो बेसिकली मैंने अपने जो क्वेश्चन बैंक है इसकी धज्जियाँ उड़ा के रखी है। सो अभी मैं ट्राई करूँगी आपको इसमें चीज़ें समझाने की। मैं क्वेश्चंस पढ़ूँगी और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं बस शॉर्ट लाइन में आपको बता दूँगी, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो इजी लगे। क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म करना है, बिकॉज मुझे आगे के चैप्टर भी रीड करने, मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। सो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिएगा कि मैं इसके बारे में और वीडियोज़ बनाऊँ। और अगर आप लोग को ऐसा मतलब नहीं यूज़फुल होगा तो भाई मेरा एग्ज़ाम है, मैं क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ इन सब चीज़ों में। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, रेनेसा इज़ द एज ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर। तो रेनेसा कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिस्कवरी एडवेंचर का एज कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, चीफ फैक्टर इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। अब रेनेसा पीरियड के टाइम पे कुछ चीफ फैक्टर बताइए। तो क्या है, द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड द सीज लाइक अमेरिका एंड द थ्रिलिंग टेल्स बोथ होम बाय डेयरिंग एक्सप्लोर्स लाइक कोलंबस, हॉकिंस। सो इसमें ये होता है कि ये पूछते हैं कि कैसे डिस्कवरी का। अब देखिए सबसे पहला डिस्कवरी आ गया, तो अभी आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि भाई डिस्कवरी के नाम पे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था रेनेसा के टाइम पे। और एडवेंचरस में ये था कि वहाँ पे लिटरेचर का फिर स्टार्ट होने लगा, कि भाई लोग आने लगे और लिटरेचर वगैरह का स्टार्ट करने लगे। तो फर्दर द डिस्कवरी ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, फर्दर द डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में डिस्कवरी हुई किस। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि रेनेसा प्रोवाइड द प्रेस कंट्रीब्यूशन इमेज। तो जो है प्रोवाइड किया प्रेस कंट्रीब्यूशन इन्होंने, इमेंसली द डिसमेंशन ऑफ नॉलेज। फिर लिटरली प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एंड द कॉन्स्टेबल स्पीड। तो यहाँ पे एक्चुअली आप ये चीज़ कहें तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की एक तरीके से डिस्कवरी हुई थी, लिटरेचर की हुआ था, जो कि एडवेंचरस थिंग तो एक्चुअल में थी ही, लिटरेचर वगैरह की खोज हुई थी। आप बीच में कुछ राइटर्स के नाम भी डाल सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेनेसा एट द एज ऑफ द पीस स्टेबिलिटी एंड कॉन्टमेंट। अब पीस के टाइम पे भाई रेनेसा, तो द फ्री स्प्रेड ऑफ रोमन कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट वी हैड कंट्रीब्यूट द लॉन्ग नाउ ओवर द यूनियन ऑफ क्राउन सेट रेस्ट द एशियन क्वेरल बिटवीन द स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। तो जो है इस टाइम पे कैथोलिक आ गए, रोम कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आ गए, जो इन्होंने कंटिन्यू किया लॉन्ग टवर। अब शुरू में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आए थे तो भाई बहुत अच्छे थे। अब भाई उस टाइम पे उन लोग को उतना लालच नहीं था जब 13th सेंचुरी में वो आए थे। तो यहाँ पे आए तो इन्होंने बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखा सब। जिसके बाद एलिजाबेथ जो आई, क्वीन उनकी क्राउन आई, तो उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो लड़ाई थी एशियन टाइम से चली आ रही थी उसको कम किया। फिर दिस पीस वॉज एट द लास्ट ऑफ इस्टेब्लिश बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फील्ड। अब इस टाइम पे जो है पीस इस्टेब्लिश हो गया था रिलीजियस और पॉलिटिकल फील्ड में। द रैपिड इंक्रीज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाउन एम्प्लॉयमेंट इन द पीपल हु बिकेम कंटेन। अब जो है कुछ जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाउन स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट लोगों को आने लगी। बाई एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लालच तो ऑफकोर्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे लोगों के अंदर लालच बढ़ी तभी तो आगे रहने सा चला। सो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ गई, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, सीन्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द कॉन्टिनेंट गिव द स्पर्श लिटरेरी एक्टिविटीज़। अब जब ये आया तो लिटरेरी आपकी एक्टिविटीज़ भी आ गई। तो देखिए क्योंकि कुछ स्टेट में पहले लिटरेचर आ चुका था और कुछ में बाद में आया, तो जहाँ पे इंग्लैंड वगैरह में पहले आ गया था तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कराया जाने लगा। जिसके बाद लोगों का, अब इसमें ये चीज़ नहीं मेंशन है बट मैं आपको ये बता रही हूँ, आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए। जिसके बाद में मतलब कैथोलिक, अगर आपका देखिए पहले इसमें यही चीज़ हमने अभी आपको यहाँ पढ़ाया कि पहले जो है ह्यूमनिज्म में क्या हुआ था कि पहले सब नॉर्मल चल रहा था, कैथोलिक की पावर ऊपर थी और वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे, तो लोग उनमें बिलीव करते थे। फिर जब लोगों के अंदर सेल्फ लव आया तो कैथोलिक धीरे धीरे कम हो गया। तो जब कम हो गया तो वही आगे चल के फिर से कैथोलिक बहुत तेज़ी से ग्रो किया क्योंकि लिटरेचर आ गया तो लोग सेल्फ लव में बिलीव करने लगे। तो उसके बाद में सेल्फ लव में जब वॉर एम्प्लॉयमेंट आया, पैसा वैसा, लोग सेल्फ लव यार कि पैसे हैं, दो खाने हैं पीने हैं, ये वाला सिस्टम हो गया। फिर जिसके बाद में ही हमारा ये रेनेसां स्टार्ट हो गया। और जब रेनेसां स्टार्ट हो गया तो ह्यूमनिज्म आया, लोग आए कुछ, यही कैथोलिक के जो ह्यूमनिज्म एक्चुअल में वो लोग थे ह्यूमनिज्म में, यही कैथोलिक के अंदर जो लोग थे जिनको ये लगता था कि नहीं गलत हो रहा है भाई। अब इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग अगर बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनमें से वो निकले और वो निकल के आपका यही ह्यूमनिज्म उन्होंने स्टार्ट किया। सो ठीक है, वीडियो वैसे तो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि सब वैसे आप लोग को आई थॉट कि दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक साथ में लेके बैठ सकते हो, मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग सुनते रहो, रिवीजन हो जाएगा। फिर द रेनेसां वॉज बोथ अ रिवॉल्ट एंड रिवाइवल। अब ये भाई आया पॉइंट की बात कि रेनेसां को एक तरीके से रिवॉल्ट भी कह रहे हैं, यानी लड़ाई भी कह रहे हैं, वॉर का स्टार्टिंग, और रिवाइवल यानी बचाव का तरीका, बचाव भी वो भी सब भी है। तो इस पर शॉर्ट नोट लिखना है भाई। अब देखिए द रेनेसां वॉज अ बोथ रिवॉल्ट एंड रिवाइवल। जो रेनेसां, सबसे पहले तो ये आप लिख दीजिएगा, वो रिवाइवल भी है, रिवॉल्ट भी है। इट वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द थियोलॉजिकल टर्मल्स। और थियोलॉजिकल मतलब हो गया रिलीजियस, टर्मल्स हो गया मतलब रीति रिवाज। जो रेनेसां है वो रिलीजियस टर्मल के थ्रू जो है वो रिवॉल्ट था उनके लिए शुरू में कि इनके खिलाफ में है। Scholarship had been largely the concern of the church। और जो स्कॉलरशिप थी यानी पढ़ाई जो है वो बहुत बड़ी मात्रा पे चर्च का एक कंसर्न था, हिस्सा था। थियोलॉजी हैड द फुलेस्ट कंट्रोल ओवर द मैन थ्रू एंड थॉट्स एंड फीलिंग। अब थियोलॉजी यानी रिलीजन का जो था वो इस टाइम पे रिलीजन का लोगों के सर पे बहुत बड़ा भूत था, यानी कि बहुत बड़ा असर था उनकी फीलिंग्स और थॉट पे, हर जगह रिलीजियस छाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है द चर्च गवर्न द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोशल लाइफ। जो चर्च है वो लोगों की एक अकेले की लाइफ, इंडिविजुअल अकेले की लाइफ और उनकी सामाजिक लाइफ दोनों पे असर डालती थी। तो थोड़ा जूम कर दूं क्या,
आई थॉट आपको दिख रहा हो। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जिनके पास क्वेश्चन बैंक ना हो उनको भी थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिल जाए। बिकॉज़ यार क्या है, लाइक वाइक आए ताकि नहीं आए, बट किसी की अगर हेल्प हो रही है मेरे थ्रू थोड़ी बहुत भी तो आई लाइक इट। सो स्टार्ट करते हैं। फीलिंग्स वगैरह हो गई इनकी, कंट्रोल हो गए। जिनके फीलिंग्स वगैरह के ऊपर कंट्रोल था किसका, थियोलॉजी का। देखिए आपको कुछ पॉइंट्स, ये जो मेन जो बड़ी बड़ी वर्ड्स हैं ये तो आपको भाई रटना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर यही देखता है कि आप किस टाइप के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन को लिखने के लिए, और क्या आप ऐसे क्विक पॉइंट लिखते हैं। तो आप इनको अगर ब्लैक पेन से भी लिखते हैं ना तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा कुछ तो आता है बेटे को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत मजाक हो गया। हाँ, द चर्च गवर्न द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोशल लाइफ, ये तो हो गया था। Essentially idea has control over the life of the people। अब जो है चर्च, अब देखिए इसेंशियलिस्टिकल मीन्स होता है चर्च रिलेटेड आइडिया। तो चर्च रिलेटेड आइडिया जो है वो लोगों के लाइफ पे पूरे तरीके से कंट्रोल कर चुका है था। वन द अदर हैंड द medieval हैबिट ऑफ माइंड प्रेजेंटली नेगल एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ मैन स्मार्टनिंग अंडर द स्ट्रिक्ट इन्फोर्स थियोलॉजिकल डोगमास। अब इस एक तरीके से लोगों के अंदर जो है वो मिडाइवल पीरियड्स की जो हैबिट थी वो अंदर से भरी हुई थी। तो भाई वो नाना भी तो नहीं कर सकते थे कि चर्च में ये नहीं करेंगे वो नहीं। पादरी अगर कहते थे कि भैया आपको पैसे दान करने तो पैसे दान करने हैं, क्योंकि अगर नहीं दान किए तो फिर भगवान देख रहा है तुमको, फिर उठा ही ले जाएगा। फिर उसके बाद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर लिबरेशन बोथ फ्रॉम द थियोलॉजिकल टर्मल एंड द मिडाइवल हैबिट ऑफ माइंड। अब लोगों को इन दोनों चीज़ों से आज़ादी चाहिए थी, थियोलॉजिकल टर्मल से यानी रिलीजियस सोच से भी, और मिडाइवल हैबिट से भी। उनको उनके दिमागों को रिलैक्स चाहिए था। ऑफ माइंड ऑफ वॉज ग्रोइंग द क्रेविंग फॉर समवन शॉर्ट इम्पल्स द समवेयर। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके दिल में ये जिज्ञासा, क्रेविंग का मतलब होता है जिज्ञासा, जाग रही थी भाई कि उनको इन सब चीज़ों से आज़ाद होना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाँ, इंक्रीजिंग द प्रोविडेंस वुड हैव विल सो इम्प्यूट कैन बी इमर्सली फ्रॉम द रिवर्किंग इन इटली रिवाइवल ऑफ स्टडी लिटरेचर क्लासिक्स एंटीक्वी। अब देखिए यहाँ पे जब ये सी चीज़ें हुई इसी बात पे ही क्लासिक एंटीक्वी का आपका क्या कहते हैं वो हिंदी में आरंभ हुआ, उद्भव। हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश ही पढ़ाइए, क्योंकि भाई आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है। अब इंग्लिश तो हिंदी में होगा नहीं ना। सो यस स्टार्ट। द टू सेलिब्रेट इटालियन राइटर्स पेट्रार्क एंड ब्रोकोनी। अब जो है दो इटालियन राइटर यही आए जो भाग के आए थे, कहाँ से, आपके कुश्तुनतुनिया से। ये लोग भाग के जब आए थे तो इन लोगों ने स्टार्ट किया लीडिंग द ग्रेट रिवाइवल इन इटली। इटली में आज़ादी का मंजर, रिवाइवल स्टार्ट किया इन्होंने भाई। उसके बाद दिस वे द रिफ्रेशिंग ब्रीज स्ट्रेट्स एंड स्टिमुलेट इंटायर यूरोप। और इसने जो है वो पूरे यूरोप को, फ्रांस को, जर्मनी को, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। बहुत ज़्यादा क्या क्या इंस्पायर किया। The influx, the spirit swept away the saw of the ecclesiastical idea and the medieval temperament। अब इन सब चीज़ों ने हैं चर्च के आइडियाज़ को और मिडाइवल टेम्परेंट को बहुत ज़्यादा लोगों के मन से बहुत ही बड़ी मात्रा में निकालने की कोशिश की। इमेंस इंथुजियाज्म वॉज अवेक नॉट ओनली फॉर आर्ट। लोगों के अंदर इंथुजियाज्म जागा, जिज्ञासा जागी, सिर्फ आर्ट के लिए नहीं बल्कि मॉरल आइडिया जागे। ग्रीस और रोम में भी आर्ट के लिए उनके मन में एक भावना जगी कि भाई आर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, और एक तरीके से मॉरल आइडिया भी लोगों के अंदर फैलने लगा ग्रीस और रोमन में। द एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज अ सर्च्ड एंड अ वेकिंग न्यू स्पिरिट ऑफ लाइफ। लोगों के अंदर नई स्पिरिट भाई जागने लगी। अ न्यू कल्चर डेवलपिंग इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एक नया कल्चर आपका डेवलप्ड होने लगा। इट वॉज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। और जो यही लोगों के अंदर जब लिटरेचर के बाद में जब जगी, आर्ट वार्ट आने के बाद में जो जिज्ञासा जगी, और वही कहलाए हमारा आपका इंग्लैंड में ह्यूमनिज्म। आप ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ह्यूमनिज्म पहली बार इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। बस तो ठीक है, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, हो गया।
अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म डेवलपमेंट सेंस ब्यूटी डिलाइट ऑफ लाइफ, और इसने जो है लोगों के अंदर ब्यूटी और डिलाइट ऑफ लाइफ और फ्री सेकुलर स्पिरिट और लव फ्रीडम इंडिविजुअल की लिबर्टी सब कुछ डेवलप्ड किया। द लिटरेचर ऑफ द चौसर वॉज अ इमर्स इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमनिज्म, और चौसर एज का जो लिटरेचर था वो था ह्यूमनिज्म से बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर। अब आप पूछेंगे चौसर क्या है भाई, तो चौसर हमारा अगला क्वेश्चन है और मैं इसमें आपको बताती हूँ कि चौसर क्या है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है तो मैंने सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का चैप्टर कंप्लीट करके दूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं। सो टेक केयर, फिर सुनी करते हैं। अभी आज ही मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो हो जाएगी ना, तो मेरे को भी डालने में दिक्कत होएगी। और प्लीज़ मैं एडिट वेडिट भाई नहीं करने वाली, वीडियो जैसे है वैसे ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको पढ़ना होगा वो म्यूज़िक और पिक्चर्स पे ध्यान नहीं देगा, वो अंदर के कंटेंट और मैटर पे ध्यान देगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।